और एक हम लोग पढ़ रहे थे भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है। और वायसराय के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये दरअसल में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें मजा आ जाए, क्योंकि अभी सिर्फ हम घटनाक्रम याद कर रहे हैं। जब हम इन घटनाओं को पढ़ेंगे तब मजा आएगा। लेकिन मैं अभी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा था कि घटनाएं किसके टाइम पे हुई हैं, क्योंकि यहां से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। जब मैं उस घटना को बताऊंगा तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि भी मुझे बताओ उस समय वायसराय कौन था, तो आपको उत्तर देना होगा। वैसे ही चेम्सफोर्ड के टाइम पे मैंने कल आपको बताया रॉलेट एक्ट वगैरह। रॉलेट एक्ट आया, लखनऊ पैक्ट हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ। ये सारी घटनाएं हम पढ़ेंगे, बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, जीवंत तरीके से पढ़ाऊंगा, लाइव एकदम। रीडिंग 1921 से 26 तक है। और रीडिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ आप सोचो भी, अंदाजा लगाओ कौन कौन सी घटनाएं। तो असहयोग आंदोलन के बाद में क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड के द्वारा ही गांधी जी ने क्या कर लिया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो 4 फरवरी 1922 तो किसका कार्यकाल हो गया है, रीडिंग का। क्या हुआ था यहाँ, चोरी चोरा कांड, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। पढ़ेंगे हम ये भी, चोरी चोरा कांड। ठीक है, कोई दिक्कत। चोरी चोरा कांड कहां हुआ था, ये गोरखपुर में हुआ था। तो किसके टाइम पे हुई है घटना, रीडिंग के टाइम पे हुई। स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन। तो दरअसल में देखो हुआ क्या, यहां असहयोग आंदोलन मैंने आपको बताया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी ने चला दिया क्या, असहयोग आंदोलन को। गांधी जी को दिख रहा था असहयोग आंदोलन उतना सफल नहीं हो पा रहा है जितनी सफल होने का उन्होंने सोचा था। तो कुछ विशेषज्ञों का यह कहना कि गांधी जी तो मौका ढूंढ रहे थे कि इस आंदोलन को कब खत्म कर सकूं मैं। मौका मिला, यहां चोरी चोरा कांड हुआ। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार की हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, और ये कह करके उन्होंने किसी कमेटी में किसी भी व्यक्ति से बात नहीं की, किसी एक व्यक्ति से उन्होंने परामर्श नहीं किया। उन्होंने घोषणा कर दी वहां गुजरात से कि क्या अब ये असहयोग आंदोलन आगे नहीं चलेगा। आपको बताऊंगा आगे जब गांधी जी के बारे में पढ़ाऊंगा कि गांधी जी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इंपोर्टेंट बात है कि यहां असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या हो गया था, यहां खत्म हो गया था। तो असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो जो उस समय के प्रमुख नेता थे वो गांधी जी के प्रखर विरोधी हो गए। बोले गांधी जी ये क्या कर दिया, ये क्या बात हुई यार, किसी से डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, बंद कर दिया ऐसे ही, गलत बात है। तो फिर इसमें फूट होना शुरू हुआ। पहली फूट स्वराज पार्टी का गठन हुआ, कब हुआ, 1923 में। 2 व्यक्तियों ने किया था, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, और सुभाष चंद्र बोस के गुरु। कौन थे वो सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु, चित्तरंजन दास। एक क्रांतिकारी पार्टी बनकर के उभरी थी चित्तरंजन दास। लेकिन चित्तरंजन दास में आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कुल 25 वर्ष की उम्र में इनकी, मतलब 25 वर्ष कह रहा हूं, सॉरी, 1925 में इनकी मौत हो गई थी। तो ये पार्टी फिर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाई। ठीक है, इन्हीं के इसके समय पर ही HRA का गठन हुआ। HRA का गठन सचिंद्र नाथ सान्याल कानपुर में करेंगे। पूरा संगठन समझाऊंगा मैं आपको, कैसे ये लोग थे जिन्होंने ये बोला था कि ये अंग्रेज ऐसे नहीं सुनेंगे, ये अंग्रेज सुनेंगे बम की आवाज। और बम फैक्ट्री चलानी इन्होंने देश में शुरू कर दी, बम बनाओ फोड़ेंगे इन अंग्रेजों को। तो HRA का गठन सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में किया था। तो किसके समय, रीडिंग के समय। इसी HRA ने अंजाम दिया था, HRA के क्रांतिकारियों ने, काकोरी कांड को। तो काकोरी कांड कब हुआ था, इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, 9 अगस्त, दिमाग में छाप लेना बच्चे, 9 अगस्त 1925। क्योंकि यही डेट का फायदा गांधी जी उठाएंगे। गांधी जी बोलेंगे कि ये युवाओं के दिल में बसी हुई वो तारीख है। इसके नेट 17 साल के बाद 9 अगस्त 1942 को ही गांधी जी, मतलब बोलेंगे तो 8 अगस्त की रात को, लेकिन 9 अगस्त को गांधी जी कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन होगा। ठीक है, तो ये मतलब प्रमुख डेट किसके समय पर हुई, रीडिंग के समय की घटनाएं हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लखनऊ बच्चे अधिवेशन, अधिवेशन में पढ़ाऊंगा मैं, बताऊंगा 1916 के अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में क्या हुआ था। कांग्रेस का एकीकरण हो गया था, नरम दल गरम दल एक हो गए थे, मुस्लिम लीग भी उनमें आकर के मिल गया था। ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा, बहुत शानदार।
गांधी जी को चलती ट्रेन से कहां फेंक दिया था? मुकुल कुमार जी भैया इंतजार करो, मैं बताऊंगा। सेंट पीट मारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को फेंक दिया गया था। कंप्लीट पढ़ाऊंगा, अभी गांधी जी की बात नहीं चल रही है। मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों, इधर देखो। रीडिंग, रीडिंग के बारे में कोई दिक्कत? फिर आया था आपका इरविन, इरविन जिससे गांधी जी का समझौता होगा। और 1926 से 31, देखो ये 5-5 साल के लिए आ रहे हैं, 1926 से 31, जिसके बारे में जब गांधी जी पर लोग ये बोलेंगे कि भगत सिंह की फांसी आपने क्यों नहीं रोकी, तब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, है ना। इरविन 1926 से 31, इसके समय पर हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू। एक बार तो आरंभ होगा और एक बार प्रारंभ होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक चला था ये भी पढ़ेंगे हम। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय शुरू हुआ था? इरविन के समय शुरू हुआ था भैया। इरविन के समय ही कौन आया था? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जिसके विरोध में लाला लाजपत राय को इस कोर्ट के द्वारा लाठियां मारी जाएंगी। साइमन कमीशन 1928 में आया। पूरा साइमन कमीशन पढ़ेंगे। कब आया? 1928 में आया, ठीक है। और फिर क्या आएगा आपका? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन किसके टाइम पे हुआ था? उस टाइम भारत में वायसराय कौन था? इरविन था। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलो, बहुत शानदार। ठाकुर लकी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। देखो यहां देखो, इधर क्या बोला मैंने? इरविन के टाइम पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इरविन से ही गांधी जी 11 सूत्रीय मांग करेंगे यंग इंडिया पत्र में, वो भी हम बात करेंगे सारी आगे। इरविन के बाद में फिर आएगा विलिंगडन। कौन आया? विलिंगडन। और विलिंगडन कब से कब तक? ये अगले 5 साल, 1931 से 36। तो सोचो कौन कौन सी घटनाएं हुई होंगी। जैसे प्रमुख घटना है आपका सेकंड गोलमेज सम्मेलन। मुंबई वहां होते थे, आपके लंदन में, लंदन में राउंड टेबल, जो ब्रिटेन के अधीन देश थे उन सबको बुलाते थे ये समीक्षा करने के लिए। सेकंड गोलमेज और थर्ड गोलमेज किसके टाइम पर हुए? ये विलिंगडन के टाइम पर हुए। एक्ट पढ़ने शुरू कर दिया आप लोगों ने पॉलिटी में? नहीं। तो आप जब 1919 का अधिनियम पढ़ोगे तो ये बात आप जानोगे कि साइमन कमीशन क्यों आया था भारत में। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए आया था, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, उसके क्या हुआ है, क्या उसके ड्रॉबैक्स आउटकम्स मिले हैं, क्या उससे फायदा हुआ है, ठीक है भैया। और यहां याद रख लेना, दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ, पहली बार तो मैंने बोला ना 2 बार होगा, आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा, दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक बार बंद पड़ जाएगा ये जब गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, है ना, 6 अप्रैल 1931 को। और उसके बाद में क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हिंदी आयुष्मान बैच में ऐड कर दे बच्चे। हिंदी का सिलेबस पूरा तो हो चुका आपका है? नहीं हुआ? बताओ आप। चलो भाई, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी के समय पर पॉलिटी का रीड जिससे सबसे ज्यादा अनुच्छेद लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 इसी के समय पर आया। भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अधिकतम हमारे अनुच्छेद, मतलब 292 के करीब अनुच्छेद कहां से लिए गए हमारे? ये भारत शासन अधिनियम से एज इट इज उठा लिए गए। तो क्या बोलते हैं? विलिंगडन 1931 से 36। कोई दिक्कत? तो भारत आजाद होने वाला है। इसके समय पर और कुछ हुआ भैया विलिंगडन के टाइम पर? हाँ, पूना पैक्ट 1932 का। क्या? पूना समझौता। पूना पैक्ट हम पढ़ेंगे। गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य किस बात को लेकर के हुआ?
जो आरक्षित सीटें थी उनकी संख्या, गांधी जी मना करते थे कि नहीं मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, मैं अपनी जान दे दूंगा, इस तरह से हुआ तो कुछ, लेकिन जरूरी था, उस समय समय की स्थिति थी। और बाद में गांधी जी मान भी गए, विरोध हुआ तो ठीक है। तो पूना पैक्ट 1932, ये किसके टाइम पे हुआ भैया? विलिंगडन के टाइम पर हुआ। किसके टाइम पर हुआ? विलिंगडन के टाइम पर। फिर आया एक लिनलिथगो, लिनलिथगो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, पूछा हुआ क्वेश्चन पिछले ही वर्ष। क्या पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में, तो इसका कार्यकाल कितना था? अभी से 5 साल के लिए नहीं है, ये था 7 साल के लिए, 1936 से 43। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय यही था। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 हुआ, इसके टाइम टाइम पे शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये क्या घोषणा कर देगा कि जो इंडियंस हैं वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ है, किसी से बगैर सलाह करे। गांधी जी उस टाइम देश के लीडर थे, गांधी जी ने कहा भाई हमसे क्यों नहीं पूछा, तो गांधी जी नाराज हो जाएंगे। तो गांधी जी की नाराजगी को दूर करने के लिए फिर क्या आया था? इन्होंने बोला था कि गांधी जी को मनाना जरूरी है, तो फिर क्रिप्स मिशन आया था, मतलब भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। क्या? क्रिप्स मिशन 1942 पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्रिप्स मिशन क्यों आया था? सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। तो क्रिप्स मिशन क्यों आना पड़ा? लिनलिथगो की घोषणा की वजह से और गांधी जी की नाराजगी की वजह से। इसी के टाइम पे फॉरवर्ड ब्लॉक, जब मैं कांग्रेस के अधिवेशन बताऊंगा ना बच्चे आपको, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1938 और 1939। 1938 में बने थे कहाँ? आपके हरिपुरा गुजरात में, और 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। लेकिन गांधी जी के विरोध के चलते हुए, क्योंकि गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने हरा दिया, तो गांधी जी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसने इस्तीफा दे दिया मैक्सिमम सदस्यों ने। तो इन्होंने बोला ठीक है जी मैं ही छोड़ देता हूं, आप क्यों बेवजह परेशान होते हो। तो गांधी जी की नाराजगी के चलते इनको छोड़ना पड़ा, है ना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में, अपनी अलग पार्टी बनाई थी उन्होंने। ओके चलो, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बच्चे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हो सकता? जब फर्स्ट और सेकंड हुए तो थर्ड हो सकता है बिल्कुल। चलो, वेवेल, वेवेल, रूस और यूक्रेन मत लिखो बच्चे, जो समझा रहा हूं यहां वो समझो। 1943 से 47, तो वेवेल के समय होगा शिमला समझौता। 1945 में 22 प्रतिनिधि बैठेंगे, मुस्लिम भी और हिंदू भी। शिमला समझौता किसके समय पर हुआ था? पढ़ेंगे हम शिमला समझौता। भारतीयों का मतलब प्रशासन के लिए ही इसमें बातें की गई। 1945 किसके टाइम पर हुआ? वेवेल के टाइम पर हुआ। वेवेल के बाद में कौन आया आपका? तो जब भारत आजाद हुआ उस समय कौन था? माउंट बैटन, माउंट बैटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब इसको गवर्नर जनरल बोलने लग जाएंगे। ये कब है? स्वतंत्रता के समय। और जैसे ही भारत स्वतंत्र होएगा तो भारतीय किसको बनाया जाएगा फिर? सी राजगोपालाचारी को। ये प्रथम भारतीय हैं। ये सारी बातें मैं आपको लिखा चुका हूं। ये कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। कोई दिक्कत? बहुत शानदार। हमारे बापूजी बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे चलो, कोई दिक्कत भैया? तो ये मेजर मेजर पॉइंट्स हैं। अब बच्चे ऐसा नहीं है कि घटनाएं सिर्फ यही हैं, घटनाएं तो आप जब पढ़ोगे ना तब जानोगे,
तो आपको अभी मैं दरअसल एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कार्यकाल का। तो कार्यकाल याद कर लोगे, एक बार थम्स अप करके बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जी फिक्स उंगलियों पर कर लोगे आप, अंदाजा मात्र भी रहेगा तो प्रश्न को हल कर जाओगे कि किसका किस टाइम है। 5-5 बताया, जैसे ललित को मैंने बताया 7 साल है, 36 से 47, उससे पहले कौन था, है ना। 36 से मतलब 31 से आपका 26 से 31 कौन था, इरविन था। इरविन के बाद में विलिंगडन था, है ना। इस तरह से याद करोगे तो जरूर याद हो जाए। क्रम याद रखना है बच्चे, कई बार क्रम में लगाने को आ जाते हैं ये। अब शुरू होगा हमारा मेजर टॉपिक। मेजर टॉपिक क्या है? मेजर टॉपिक है स्वाधीनता संग्राम और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो क्या बोलोगे सबसे पहले? धार्मिक सुधार आंदोलन। टॉपिक बनाओ अपना, धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार से क्या मतलब है? धर्म है, आप सभी जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हर धर्म में कुरीतियां पाई गई हैं, आपने देखा है। हर धर्म में अंधविश्वास है। सती प्रथा जैसे अंधविश्वास हमारे यहां भी थे। पति मरा, महिला को चिता पर जिंदे बैठा दिया, ये सही था या गलत था? गलत था। छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, ये गलत था, सही था, गलत था। विधवा को एक बहुत ही हे दृष्टि से, निम्न दृष्टि से देखा जाता था और समझते थे कि अगर ये सती नहीं हुई, सती प्रथा के बाद में दिक्कत हुई, सती पर तो लोग लग गई, लेकिन लोग फिर विधवा को इज्जत नहीं देते थे। विधवा को बड़ी गलत दृष्टि से देखा जाता था, उसको पाप समझा जाता था कि ये जिंदी है तो ये पाप है। बड़ी मतलब ये कुरीतियां थी। तो कुरीतियां थी तो इनमें सुधार होना जरूरी था। और ये जो सुधार हुआ हर धर्म में, इसी को हम बोलते हैं धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार आंदोलन चला। इसके लिए धर्म में जो कुरीतियां बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए क्या चला? धार्मिक सुधार आंदोलन। समझ पा रहे हैं धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है? किसी भी धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन धार्मिक सुधार था। इसी को बच्चे हम पुनर्जागरण का नाम देते हैं। पुनः मतलब दोबारा, जागरण। दोबारा जागरण क्यों जी? क्योंकि जब हमारा ऋग्वेद का टाइम था तो मैंने बताया था कितनी अच्छी व्यवस्था थी, ना जात पात था, ना ऊंच नीच थी, एकदम जबरदस्त सिस्टम था ऋग्वेद में। समय बढ़ता गया, व्यक्ति क्या है, पागल होता गया। इन्होंने बोला कि हमें सुधारों की जरूरत है। सुधारों की जरूरत है मतलब पुनः फिर से जागना होगा हमको। तो हमें जो वेदों में अच्छाइयां हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा। और वेदों की सत्ता के लिए ही धार्मिक संघर्ष आंदोलन चला, हर धर्म की कमियों को दूर करने के लिए। तो यहां इंपॉर्टेंट बात आती है, ये सबसे पहले किसने चलाया? तो लिखना, धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत। लिखना बच्चे, धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत कौन व्यक्ति हैं जिसने इनको सबसे पहले चलाया? कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सबसे पहले चलाते हैं। और राजा राम मोहन राय को हम बहुत सारी उपाधियों से बोलेंगे भैया। पहले याद रखना, राजा राम मोहन राय 1772 में जन्म, 1833 में मृत्यु। ठीक है, 1772 में जन्म कहां हुआ था? बंगाल में। और मृत्यु इनकी हुई थी ब्रिस्टल इंग्लैंड में, वहीं इनकी समाधि भी है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। इंग्लैंड क्यों गए थे जी? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ब्रिस्टल इंग्लैंड में जाकर के इनका मन लग जाता है थोड़ा, ब्रिटेन में, वहीं रुक जाते हैं अंतिम अपने दिनों में। राजा राम मोहन राय, इनको बोलते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत। कोई दिक्कत? क्या बोलोगे बच्चे? देखो एक क्या पूछ रहा, मॉर्लेमेंटो सुधार कब हुआ? 1909 में हुआ बच्चे। वो आप एक्ट में पढ़ोगे, पॉलिटी में बच्चे, यहां तो उसका कोई अर्थ ही नहीं हुआ। चलो यहां तक बोलेंगे, आगे शुरू करेंगे भैया। मैंने बोला भारत का धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत मतलब अग्रणी कौन थे?
सबसे पहले किसने चलाया? राजा राम मोहन राय ने चलाया। इसलिए राजा राम मोहन राय को हम क्या क्या और उपाधियां देते हैं, समझना। आधुनिक भारत के क्या बोलूंगा मैं, इनको हम बोलेंगे आधुनिक भारत, सॉरी के नहीं की बोलो, के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आधुनिक भारत के निर्माता, मतलब एक भारत जो क्या था हमारा, जिसमें कुरीतियां आ चुकी थी, बुराइयां थी, उसको फिर से रिवाइव किया है, पुनर्जीवित किया है व्यवस्थाओं को। और ये पहल किसके द्वारा की गई? ये की गई आपकी राजा राम मोहन राय के द्वारा। इन्हीं को बोलते हैं हम भारतीय पुनर्जागरण का जनक। पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। जब लोग कुप्रथाओं को छोड़कर, बुरी प्रथाओं को छोड़कर के ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पुनर्जागरण। ठीक है। भारतीय पत्रकारिता का जनक, क्योंकि पत्र भी निकालेंगे ये, 2 पत्र आएंगे इनके, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार को तो बैन कर दिया जाएगा 1823 के आपके लाइसेंसी एक्ट के दौरान, बताऊंगा मैं आपको। भारतीय पत्रकारिता, पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म, मैगजीन्स। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसको माना जाता है? वो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। भारतीय नवयुग का सितारा, भारतीय नवयुग का सितारा, नवयुग का सितारा किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। अतीत, अतीत किसको बोलते हैं? पुराने समय को, पास्ट अतीत है। अतीत और वर्तमान के मध्य का सेतु। वर्तमान मतलब जो आधुनिक था, आधुनिक लिखें तो ज्यादा ठीक है। अतीत और आधुनिक के मध्य का सेतु, के मध्य का सेतु। सेतु मतलब पुल, जिसने पास्ट को वर्तमान से रिलेट किया, बीच से जोड़ा, पुरानी चीजों को खत्म किया और नई चीजों को जोड़ा, तो एक पुल है। क्या बोलेंगे? धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय। ये इनके उपनाम है भैया, इन नामों से जाना जाता है और कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। बोलो एक बार। तो यहां इंपोर्टेंट बातें आई, ये क्या है? इनके सब उपनाम हैं, इन नामों से इनको जाना जाता है। जीवन शुरू हुआ 1772 से, जन्म इनका हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी में। जीवन कैसे शुरू होता है? शुरुआत में ये किससे जुड़े? ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने काम किया। नोट करना, 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करते थे? काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हुए काम छोड़ करके आए। काम छोड़ करके मतलब एकदम से नहीं आ गए। दरअसल में इनकी लेखन में बड़ी रुचि थी, कहते हैं करीब 1 दर्जन भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। और इस ज्ञान के चलते हुए 1809 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। लिखना, 1809 में एक पुस्तक, बुक लिख लीजिए। 1809 में एक बुक तुहुफात उल मुवाहिदीन। आप समझ पा रहे होंगे 1809 में मुगलों का शासन था, मुगलों की आधिकारिक भाषा जो थी वो फारसी थी। तो ये पुस्तक किस में लिखी गई थी? फारसी में लिखी गई थी। तो ये 1809 में लिखी थी इन्होंने पुस्तक। क्या पुस्तक क्यों लिखी थी इन्होंने? पुस्तक इन्होंने लिखी थी एकेश्वरवाद के लिए। एकेश्वरवाद, मोनोथिस्ट, एकेश्वरवाद के लिए। एकेश्वरवाद से क्या मतलब है? एकेश्वरवाद से मतलब है एक ईश्वर को मानने का सिद्धांत। जैसे मुस्लिम लोग मानते एक ईश्वर, अल्लाह, एक शक्ति। ईसाई लोग मानते एक ईश्वर, कौन? अल्लाह। 1809 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद से मतलब है एक ईश्वर को मानने का सिद्धांत। जैसे मुस्लिम लोग मानते एक ईश्वर, अल्लाह, एक शक्ति। ईसाई लोग मानते एक ईश्वर, कौन?
यीशु, जीसस एक ही को तो मानते हैं। तो इन्होंने बोला था कि हिंदू धर्म में बहुत सारे ईश्वर को माना गया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे टूट गए। कुछ लोग शिव जी के बन गए उपासक, कुछ वैष्णव बन गए, कुछ लोगों ने अपने प्रिय देवता हनुमान जी को बना लिया। हमने लोगों ने ये नहीं माना कि ये सब मिला करके एक ही शक्ति है। तो एकेश्वरवाद के लिए इन्होंने एक बुक लिखी, बड़ी चर्चित बुक रही उस टाइम की। तो देखा ये अंग्रेज क्या सोचते हैं, समझना इनका दिमाग अंग्रेजों का। अंग्रेज सोचते हैं कि ये अब इस हिंदू धर्म को छोड़ेंगे, ये ईसाई बनेंगे। क्या लगता था अंग्रेजों को, भाई एक ईश्वर का सिद्धांत अंग्रेजों का है, तो अंग्रेजों को लगता था कि एक ईश्वर की बात कर रहे हैं ये, तो यानी कि ईसाई धर्म से प्रभावित है। और मूर्ख अंग्रेज इतना नहीं समझ गए, इतना नहीं समझ पाए कि ये एकेश्वरवाद की बात कमी नहीं गिना रहे हैं, ये कमियों को दूर करना चाह रहे हैं कि जो लोग बटे हुए हैं, एक ही ईश्वर है, सत्ता को आप स्वीकार करो और एक ही साथ सब चलो। एक माइंड सेट होना चाहिए सबका, सब लोग बटे हुए नहीं होने चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध भी इन्होंने इसीलिए किया था। चलो भाई, वो ब्रह्म समाज के द्वारा होगा, मैं बताऊंगा। तो 1809 में इन्होंने बुक लिखी, 1814 तक ये काम कर रहे थे। 1809 की इनकी बुक लोगों तक पहुंचती रही, धीरे धीरे लोग पढ़ते रहे। 1814 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम छोड़ करके एक संगठन बनाया 1815 में। 1815 में, 14 के लास्ट में ही काम शुरू किया था। आत्मीय सभा का गठन किया, आत्मीय सभा का गठन किया। और ये आत्मीय सभा का गठन क्यों किया भैया, ये बनाई थी एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए, एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए, ठीक है। एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय सभा का गठन कर देते हैं, और काम भी तुरंत ही 1815 में इन्होंने शुरू कर दिया। चलो भाई, इसके बाद क्या हुआ, इनके समय पर 1817 में हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज जिसको प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, प्रेसिडेंसी कॉलेज। शुरुआत में प्रेसिडेंसी कॉलेज नहीं था, शुरुआत में तो हिंदू कॉलेज ही बना था कलकत्ता में, और 1855 में इसका नाम बदला गया था। 1855 में इसका नाम कर दिया गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज। हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना लेकिन आपसे कोई पूछे जो एक कलकत्ता में हिंदू कॉलेज था, इसकी स्थापना किसने की, तो स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने नहीं की है। क्या बोलोगे, कहां था, कलकत्ता में। और संस्थापक इसके पूछा जाए तो एक अंग्रेज ही है संस्थापक, लेकिन उसको प्रेरित जो किया था, उसको ये सब करने के लिए बोला किसने था, वो राजा राम मोहन राय जी ने ही बोला था। संस्थापक हैं इसके डेविड हेयर, डेविड हेयर। तो किसकी मदद से, जो मदद की थी इसमें दो व्यक्तियों ने, एक तो राजा राम और एक थे राधाकांत देव। राजा राम और राधाकांत देव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भैया। हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कौन इसके संस्थापक थे, डेविड हेयर थे। किसके प्रयासों से यह संभव हो पाया, राजा राम और राधाकांत देव के प्रयासों से यह संभव हो पाया, ठीक है। उपाधि राजा की किसने दी, बच्चे पढ़ोगे मेरे दोस्त, इंतजार करो। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हो गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भैया इस बात में। तो मैंने तुम्हें बताया था 1815 में जब इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया, तो अंग्रेज समझने लग गए कि ये हिंदू धर्म को छोड़ेंगे। तो इन्होंने अंग्रेजों को सोचा, बेटा तुम्हें सबक सिखाता हूं। तो 1820 में इन्होंने एक लेख लिखा, 1820 में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस को लिखा, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखा। ये क्यों लिखा था इन्होंने, समझो। तो इन्हें भी पता था कि भाई ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं एकेश्वरवाद में मैं हिंदू धर्म की कमी बता रहा हूं, नहीं, हिंदू धर्म को संगठित ये करना चाह रहे थे। तो इन्होंने बोला कि अंग्रेज ऐसे तो चुप बैठेंगे नहीं, कुछ लिखना पड़ेगा।
उन्होंने बोला मैं कमियों को दूर करना चाह रहा हूं। तो जो ये अंग्रेज है, अंग्रेजों में क्या चलता है आपका? प्रोटेस्टेंट धर्म, टेस्टामेंट धर्म, प्रोटेस्टेंटमेंट और टेस्टामेंट। टेस्टामेंट धर्म से ही कुछ लोग अलग हो गए, टेस्टामेंट शाखा से। ईसाई धर्म की दो शाखाएं प्रचलित है, प्रोटेस्टेंट और क्या बोलोगे, वो मैं आपको धर्म पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा जरूर। प्रोटेस्टेंट और आपका क्या बोलोगे, टेस्टामेंट। टेस्टामेंट से ही कुछ लोग अलग निकले जिनका नाम था न्यू टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट्स के लिए उनकी कमियां बताने के लिए लिखी थी न्यू टेस्टामेंट्स। न्यू टेस्टामेंट शाखा के खिलाफ लिखा, शाखा की कमियां लिखी, ये देखो शाखा की कमियां लिखी। और अब अंग्रेजों को समझ में आया भैया ये तो कमियों को दूर करना चाह रहे हैं। क्या कमियां हैं? ये तो हमारे में ही कमियां बता रहे हैं, हम तो एकेश्वरवादी हैं, मोनोथीस्ट है। तब अंग्रेजों को समझ में आया। 1820 में क्या कर दिया इन्होंने, 1821 में अपने विचारों तक जनता को पहुंचाने के लिए संवाद कौमुदी को लिखना शुरू किया। संवाद कौमुदी मतलब लोगों को ये बचाते थे कि भाई ये जो आपकी सती प्रथा है, ठगी प्रथा है, बाल विवाह आप कर रहे हैं, ये गलत है, दहेज ये गलत है। तो 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में आता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्या था, साप्ताहिक था, मतलब वीकली था, एक वीक में एक बार आता था। साप्ताहिक शुरू किया 1821 में। तभी इन्होंने क्या शुरू किया था, मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार मिरात उल अखबार शुरू किया। मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार आया था फारसी भाषा में। फारसी भाषा में। तो मतलब कहते हैं इससे अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत हुई। ये भी एक साप्ताहिक था, धर्म के बारे में लिख रहे हैं, इधर प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिख दिया, हमारी कमी बता रहे हैं। तो कहते हैं मिरात उल अखबार को बैन कर दिया गया था। तो एक लाइसेंस एक्ट आया था, याद रख लेना, 1823 के सेंसरशिप के तहत ये सेंसर किया गया था। 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त पहला अखबार, मतलब बंद कर दिया गया था। जब्त पहला अखबार या पत्रिका बोल सकते हैं, पहला अखबार कौन सा था, वो मिरात उल अखबार था। ठीक है, चलो भाई। 1825 में इन्होंने वेदों की सत्ता के लिए, एकेश्वरवाद के लिए, मूर्ति पूजा के खिलाफ के लिए क्या बनाया, वेदांत कॉलेज की स्थापना की, कलकत्ता। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना। 1825 में क्या करते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। ब्रह्म समाज की स्थापना। जो कुरीतियां उस समय फैली हुई थीं उन सब को दूर करने के लिए लोगों को जोड़ा और इसको बनाया ब्रह्म समाज। कई बार पूछा जाता है कि इसका डायरेक्टली नाम ब्रह्म समाज रखा गया था, नहीं, पहले जो इसका नाम था वो ब्रह्म सभा था। क्या था, ब्रह्म सभा। तो वही आत्मीय सभा जो चल रही थी उसका नाम क्या कर दिया गया था, ब्रह्म सभा। और 1828 में उस ब्रह्म सभा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ब्रह्म समाज कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट। 1828 में किसकी स्थापना हो गई, आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई। और डेट भी चाहो तो 20 अगस्त को हुई थी। कब, 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना हुई थी। समझ चुके होगे क्यों की होगी, कुरीतियों के लिए। सॉरी, ये क्या हो गया भाई, इसके लिए धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, मूर्ति पूजा के विरोध के लिए। धार्मिक कुरीतियां जैसे कि सती प्रथा थी,
सॉरी, ऐसा लिखो, धार्मिक कृतियां रोकने के लिए किसकी स्थापना हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ठीक है, 1828 में, ये इनका इंपोर्टेंट बात है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अकबर सेकंड का कार्यकाल कितना था? अकबर द्वितीय का कार्यकाल कितना था? अकबर सेकंड जो था उसका कार्यकाल कितना था? सभी जानते हैं 1760 से 1806 तक शाह आलम था। शाह आलम को अंग्रेजों ने कब लपेट लिया था? इलाहाबाद की संधि, मैंने आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से। इलाहाबाद की संधि में क्या कर दिया गया था? उसको उन्होंने पेंशनर बना लिया था। लेकिन इलाहाबाद की संधि के बाद फिर क्या हुआ था? शाह आलम जो था वो मराठों के भी संरक्षण में चलता है, मराठे उसको अपना पेंशनर बना लेते हैं, बोलते हैं तुम दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठोगे। तो कहने की बात है, जो शाह आलम के और उसके बाद के शासक थे अंग्रेजों के पेंशनर बने रहे, अंग्रेजों की मदद से शासक बने। अकबर द्वितीय भी अंग्रेजों की मदद से, तो अकबर द्वितीय भी किसका पेंशनर था? अंग्रेजों का। तो शाह आलम द्वितीय को तो बढ़िया पेंशन मिलती थी अंग्रेजों की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर द्वितीय जब गद्दी पर बैठा तो कुछ समय बाद ही इसकी पेंशन रोक दी गई। शुरू में तो मिली इसको बढ़िया पेंशन, लेकिन कुछ समय बाद अकबर द्वितीय की पेंशन रोक दी गई। और जब अकबर द्वितीय की पेंशन रोक दी गई, अकबर द्वितीय तो क्या करे? तो सीधी सी बात है, उसने राजा राम मोहन राय जी को बोला, जब तक ये क्या थे? मोहन राय थे। इन्होंने इनको राजा की उपाधि दी, सम्मान दिया, अपना प्रतिनिधि बनाया और बोले ब्रिटेन जाओ जी और वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर के बात करो कि मेरी पेंशन ना रोके, जो पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी थी। तो क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया, 1806 से 37। सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। तो 1806 से 37 यानी कि जब ये अपना काम कर रहे हैं, उस समय कौन है? उस समय था अकबर द्वितीय। कौन था? अकबर द्वितीय। ऐसे चीजों को रिलेट किया करो बच्चे, ठीक है। तो यहां क्या होता है, यही इसलिए बोलते हैं राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? राजा की उपाधि। आप तो कह रहे होंगे जी गुरुजी शुरुआत में ही रोक दी थी इनको, पेंशन तो शुरुआत में रुक गई, इतने साल बाद जाएगा। हाँ, इतने तो बोला ही नहीं, चूचा जब उम्मीद लगी तो तब इनको भेजा। 1831 के करीब में गए थे तो तब इनको मिली थी राजा की उपाधि। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। समझ गए क्यों दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी क्योंकि इनको इसने अपना दूत बना करके भेजा था ब्रिटेन। किस लिए? अपनी पेंशन के मामले में। तो यहां छोटा शॉर्ट नोट लिख लेना, एक पेंशन के मामले में दी थी, याद रहेगा आपको। क्यों दी थी जी? पेंशन के मामले में। पेंशन के मामले में। कोई दिक्कत यहां तक की बात में भी है? फिर 1829 का ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ब्रह्म समाज के प्रयासों के चलते हुए 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। सती प्रथा पर रोक, याद है ना? इस समय कौन है जब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई? तो बेंटिक को याद करो। बेंटिक का कार्यकाल कितना बताया था मैंने आपको? 1828 से 35। 1828 से 35 तक था। और 1833 में क्या बन गया था वो? भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। बना था या नहीं? 33 से 35 तक रहा था। लेकिन जब तक वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल भी नहीं था, तभी उसने किसको रोक दिया था? 1829। 28 से 33 तक का कार्यकाल उसका पूरे भारत के गवर्नर जनरल का नहीं था, वो था गवर्नर जनरल का। किसका? बंगाल का। तो सती प्रथा पर रोक किसके प्रयासों से लगी? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम के प्रयासों से। याद आया कुछ नहीं? किसके टाइम पर? बेंटिक के टाइम पर। बेंटिक के समय पर लगी थी भैया, बेंटिक के समय पर लग गई थी। और सबसे पहले कहां लगी थी ये रोक? बंगाल में। क्या बोलोगे? बंगाल में कब लग गई थी जी? 1829 में।
ऐसा नहीं है पूरे भारत में लग गई थी, क्योंकि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था बेंटिक, तो अपने अधिकार क्षेत्र में उसने लगाई। फिर बाद में ये चेन्नई में लगी थी 1830 में, चेन्नई में 1830 में रोक लगी। ठीक है, ये बातें याद रखनी है आपको। और मैंने बताया राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हो गई? 1833 में, जब ये उसकी पेंशन की बात करने गए थे। तो उसके बाद देखो 29 तक तो ये इंडिया में ही थे, सती प्रथा पर रोक लगी थी, है ना। उसके बाद में गए थे पेंशन के मामले में बात करने में 31 के टाइम में। 1833 में मृत्यु हो गई। कहाँ? ये लास्ट टाइम पे वहीं रुक गए थे, मन लग गया था इनका, कहते हैं वहाँ ब्रिटेन में, ब्रिस्टल। 1833 में ब्रिस्टल में मौत हो गई। यही क्या है? इनकी समाधि है भैया, याद रख लेना, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि मौजूद है। अभी इनकी मौत हो गई तो फिर ब्रह्म समाज से प्रसन्न बनते हैं। मृत्यु हो गई तो ब्रह्म समाज की फिर लीडरशिप किसने की होगी, नेतृत्व किसने किया था? तो जब इन्होंने ब्रह्म समाज को बनाया था कृतियों को खत्म करने के लिए बहुत बढ़िया। चलो, क्या क्या बात करते हो गुरुजी, आपने ये नहीं पढ़ाए थे, प्रताप राव गुर्जर नहीं पढ़ाए थे। बड़ा इतिहास में करोड़ों नाम है। मैंने बोला ना, इतिहास इतना बड़ा विषय है, इसको परीक्षा के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। हमको कम से कम अगर 5 वर्ष भी पढ़े ना बहुत अच्छे से डेली 1 घंटे, तो भी कम है। समझ रहे हो? इतना तो तुम्हारा माइंडसेट हो जाना चाहिए था इतिहास को लेकर अब तक कि जी बड़ा विषय है, परीक्षा के लिए क्या जरूरी है वो पढ़ा जाता है बच्चे। 1833 में मृत्यु ब्रिस्टल में हुई और समाधि, समाधि इनकी वहीं बनी। तो जब ब्रह्म समाज को इन्होंने बनाया था, तो ब्रह्म समाज को इन्होंने बनाया था किससे? किससे सहयोग लिया था? इन्होंने सहयोग लिया था द्वारिका नाथ ठाकुर से। द्वारिका नाथ ठाकुर कौन है? देवेंद्र नाथ ठाकुर के पिताजी। तो यानी कि उनका भी वर्चस्व था ब्रह्म समाज में। तो इनकी जब मृत्यु हो गई तो याद रख लेना, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज था उसका जो नेतृत्व किया, संचालन किया, वो किसने किया था? ये किया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, क्योंकि इनके पिता संस्थापक सदस्य थे द्वारिका नाथ ठाकुर। कोई दिक्कत नहीं जी। तो ये नेतृत्व करने लग जाते हैं। और इनके साथ में और कौन लोग थे? अन्य लोग कौन कौन थे जो इनका साथ दे रहे थे? वो थे अरविंद कुमार दत्त। क्या बोलोगे? अरविंद कुमार दत्त, अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या स्टेटमेंट दिया था? अपना काम स्वयं करो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और मैं बड़ा प्रभावित हूं सच में, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन आज तक जब से मैं पढ़ा रहा हूं एक भी प्रैक्टिस सेट मैंने ऐसे नहीं दिया कि कोई और बना देगा, स्वयं खुद बनाता हूं, खुद तैयार करता हूं। कभी आज तक एक सिंगल प्रैक्टिस सेट किसी को नहीं दिया तैयार करने को। नहीं तो अधिकतम अधिकतम प्रैक्टिस सेट जो है ना अध्यापकों के बच्चे ही बनाते हैं। कभी कभी नहीं बनवाया बच्चे, आज तक तो बनवाया नहीं है, आगे पता नहीं आगे भी खुद ही बनाऊंगा। अरविंद कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ये 3 अन्य लोग थे। तो केशव चंद्र सेन बढ़िया काम कर रहे थे। कहते हैं केशव चंद्र सेन बहुत शानदार वक्ता थे, जबरदस्त वक्ता, नॉलेजेबल, इफेक्टिव। तो भैया जब नॉलेज किसी के पास हो बहुत ज्यादा तो वो इफेक्टिव तो अपना आप हो जाता है। और प्लस में वाक्पटुता थी। वाक्पटुता मतलब वो बोलता बहुत अच्छे थे, बोलते बहुत अच्छा थे। तो इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। किसकी? केशव चंद्र सेन की। आपसे कभी भी पूछे ब्रह्म समाज का अंतरराष्ट्रीयकरण किसने किया था? ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन जी के लिए लिख रहा हूं, ब्रह्म समाज के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय करण के लिए, करण को पास लिखना, जाने जाने जाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाती है और जो व्यक्ति लीड कर रहा था उसको बड़ी दिक्कत होती है, ये होता आया है। उसको लगा कि देवेंद्रनाथ ठाकुर को कि ये केशव चंद्र सेन की इतनी अच्छी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो इन्होंने प्लानिंग की कि केशव चंद्र सेन को बाहर निकाल दो। तो केशव चंद्र सेन को लिखना, केसी सेन लिखूंगा मैं इनके लिए, केसी सेन, केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया। सदस्यता इनकी रद्द कर दी, निकाल दिया। वैचारिक क्रांति कभी नहीं रुकती है, इनके विचार रुक थोड़ी जाते। तो इन्होंने तुरंत ही 1865 का एंड चल रहा था, 1866 में इन्होंने क्या किया, 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। अपने विचारों के साथ क्या बोलेंगे, लेखपाल के साथ साथ यूपी पुलिस का भी देना है। ये तो यार कोई बात नहीं हुई है, ये क्या बात हुई। अब बच्चा, बेटा सिलेबस तो मिलेगा, आप बताओ खुद ही। सिलेबस आपका लेखपाल का हमने करा दिया, कसर छोड़ी हो कोई तो बताओ गुरुजी ये कसर छोड़ दी। यूट्यूब पे कराता हूँ लगातार, मेरे पास कई बच्चों का फोन आए, गुरुजी लेखपाल वाले जो हिंदी है, लेखपाल वाले में भी हिंदी डलवा दो यूपी कांस्टेबल की, है ना। तो बच्चे, मैंने वो बच्चों का आश्वासन दिया कि मैं बात करता हूँ, भैया शाम को आ जाएंगे ऑफिस से, मैं उनसे बात करूंगा, है ना, वो जो बोलेंगे जैसे ऐसा कर लेंगे। और बल्कि ऐसा नहीं है कि बात करूंगा, मैं बोलूंगा जी लेखपाल वाले बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी की क्लास उन्हें मिले, तो उन्हें हमें दे देनी चाहिए क्लास। अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन बच्चे याद रख लेना, ऐसे फालतू मतलब समय वेस्ट मत करना अपना, आपका है गद्यांश तक ही। जो बच्चे ऐसे हैं कि उनको आगे पढ़ना है तो वो पढ़ लेना, जिनको हिंदी सीखनी है वो पढ़ लेना। प्रॉमिस, ऐसा नहीं है समय खराब करने लग जाओ, फिर कल को पूछे, कल को बोलो जी तुमने तो संज्ञा भी दिया था उसमें, हम तो संज्ञा को पढ़ते रह गए, संज्ञा से प्रश्न नहीं आया। तो ये नहीं होना चाहिए। और शाम को डिस्कस करके मैं आपको बताता हूँ। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। किसने की थी, केशव सेन ने। क्या बोलोगे, केशव सेन ने। तो ब्रह्म समाज से ज्यादा प्रचलित उस समय पर हुआ भारतीय ब्रह्म समाज। तो उन्होंने बोला यार ब्रह्म समाज का अब नाम बदलो। तो 1867 में जो वो ब्रह्म समाज था, मूल ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। आदि ब्रह्म समाज। तो कई बार प्रश्न आ जाता है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1867। 1867। और ये किसने की थी, तो जो लोग चला रहे थे तो कौन थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर। अरे अब तो समझ में आ जाता होगा। कुछ बच्चे एक बोलते थे गुरुजी तुम्हारी राइटिंग समझ में नहीं आती। आ जाती है समझ में, अब नहीं आ जाती, क्योंकि अब तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ साफ साफ लिखने की। अब तो दिक्कत नहीं है किसी, कहते हैं ना कि सबका पेट आप नहीं भर सकते हो। कुछ तो ऐसे रहते हैं जो पूरी जिंदगी असंतुष्टि रहते हैं। ठीक ठाक लिख रहा था मैं, एक बच्चा कहता गुरुजी क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा यार क्या कर सकते हैं, चलो क्या बोलेंगे। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गया। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, केशव सेन ने। तो केशव सेन ने एक चीज बोली थी कि भाई बाल विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह नहीं होने चाहिए, विधवा विवाह होने चाहिए। बाल विवाह, क्या बोलेंगे, क्या बोला था इन्होंने, बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए और विधवा विवाह होने चाहिए। लेकिन खुद
अपने मूल नियमों से भटक गए और एक उम्र सीमा तय की थी 14 वर्ष बाल विवाह के लिए। किसने? केशव चंद्र सेन ने। और खुद की लड़की 13 साल की बिहार के कूच के राजा से शादी कर दी उसकी। समझ रहे हो? जो व्यक्ति नियम बना रहा है, जो सर्वोपरि है। मैं आपसे कहता हूं भैया अनुशासन में रहो आप लोग, और मैं खुद अनुशासन में ना रहूं, ये कौन सा तरीका हुआ? तो अपनी बेटी जो 13 वर्ष की थी उसकी शादी कर दी बिहार के कूच के राजा से। बड़ा विरोध हुआ इसका संगठन में। तो कहते हैं अब इससे जो लोग रुष्ट हुए केशव सेन से, तो उन लोगों ने, यहां लिखना केसी सेन, तो केसी सेन से क्यों रुष्ट हुए लोग जान चुके। केसी सेन से नाराज लोगों ने गुरुजी, केसी सेन से नाराज लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। सर, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की थी ये स्थापना? 1878 में। किस किसने की थी भैया? आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। किस किसने की? केशव चंद्र सेन और आपके विश्वनाथ शास्त्री ने। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। क्यों हुए? बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं नित्यानंद गुप्ता जी। तो ये याद रख लेना, यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं। कल हम पढ़ेंगे आपका प्रार्थना समाज से, यंग बंग आंदोलन से दयानंद सरस्वती जी और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे, और ऐसे ही आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे से पढ़ते रहें बच्चे। और जो आप पढ़ते हो ना, इसको एक बार पढ़ के, जीएस का सबसे मूल नियम है स्कैन थेरेपी। आंख बंद करो, पूरा पेज पढ़ा, क्या क्या याद है ये बोल दो, सब कुछ याद हो जाएगा, लंबे समय तक मेमोरी हो जाएगी। इसको पालन करो। स्कैन थेरेपी पढ़ो, पूरा पेज पढ़ा आराम से, फिर बोलो। आप अगर जिस दिन ये बोल दोगे ना, उस किनारे से लेकर इस किनारे तक क्या लिखा था मैंने, वो हमेशा के लिए याद है। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।